लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देखी थी फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म। एक प्रॉपर्टी क्या थी? लिनियरिटी। मतलब अगर f1t का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कैपिटल F1 ओमेगा है, ये लिख के बता देते हैं, नोट करवा दिया है वैसे हमने, परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। और f2t का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म अगर f2 ओमेगा है तो a f1t a कैन बी एनी मल्टीप्लायर इन कांस्टेंट, है ना, और p f2t इनके एडिशन का फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म क्या होगा? a f1 ओमेगा प्लस b f2 ओमेगा, ठीक है। ये होती है लिनियरिटी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई थी? टाइम रिवर्सल या फ्रीक्वेंसी रिवर्सल, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर f का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ओमेगा है, f ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ कैपिटल f ऑफ ओमेगा, ठीक है। और हम लोगों ने दो फूरियर ट्रांसफॉर्म देखे थे जहाँ पे क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चन किए थे जहाँ पे f1t क्या था, e टू द पावर माइनस 8t, ठीक है, और एक f2t दिया था जो e टू द पावर 8t u ऑफ माइनस t, है ना। दोनों के फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे, ठीक है। अब देखो, अगर ये हम यहाँ पे ये फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करो कोई f3t ले लेते हैं, e टू द पावर 8t ut, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है? निकाल के बताओ, है ना। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया है उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि f3t ये जो है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ कितना है? कौन बोल रहा था? जो भी बोल रहा था उसकी वॉइस कट गई फिर से। सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकता क्योंकि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। कौन बोल रहा था अपना? यस सर। और लोगों को बोलने दो। सपना ने क्या बोला किसी को समझ में आया? अच्छा, पहले तो ये बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। गेस नहीं करना है, निकाल के देखो आराम से, ठीक। और जिसको पढ़ने का मन ना रहा करे हमारी क्लास में यू कैन लीव, ठीक है, एंजॉय कर सकते हो। हमारे लिए कोई अटेंडेंस का मैटर इतना करता नहीं है, तो अगर पढ़ने का मन हो तभी पढ़ा करो, नहीं पढ़ने का मन है तो कोई जबरदस्ती हम नहीं करते वैसे भी, तो जबरदस्ती बैठो भी मत, फालतू में एंजॉय करो अपना एक घंटा जैसे, तो फिर जितना अच्छा होता है तो उतनी अच्छी से बताओ, ठीक है। हम जबरदस्ती बैठाने में विश्वास नहीं करते, लेकिन बैठो तो इंटरेक्टिव सेशन रहे, कुछ सीखो, कुछ हमको भी चैलेंज करो, कुछ खुद भी चैलेंज हो तो ठीक है, वरना फालतू एक घंटा वेस्ट करने के लिए अच्छा है कुछ और कर लो, ज़्यादा इंटरटेनिंग कर लो, है ना। तो बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकाल के देखो क्यों नहीं निकल रहा है। सपना की बात मत मानो, निकाल के देखो कैसे निकालते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो लगाओ और उसको ट्राई करने के देखो कितना आ रहा है।
सो गए क्या सब? सबसे पहले तो देखो डिरिचलेट कंडीशन के पहली कंडीशन क्या थी? डिरिचलेट की पहली कंडीशन क्या थी? उसने बोला था कि फंक्शन मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, है ना? पहली कंडीशन क्या थी? फंक्शन मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मॉड ऑफ एफ टी dt लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो, वो इंफिनिटी दे देगा। ठीक है, एनी हाउ अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ये क्या देगा? e टू द पावर 80 कर कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, है ना? e टू द पावर 80 रख के बनाओ तो ऐसे बनता है, ऐसा भी बनता है। यूटी के साथ करा रहे हो, यूटी के साथ बना रहे हो तो ये पोर्शन हट जाएगा, है ना? केवल इतना बनेगा। अब ये देखो ये फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये थोड़ा सा लाइन बन गई है, एक्सपोनेंशियल कर्व बनना चाहिए, है ना? ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। इंक्रीजिंग मतलब इसकी वैल्यू जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का कभी एरिया जो होता है वो इसको बोलते हैं ना बाउंडेड नहीं होता है। बाउंडेड मतलब अनबाउंडेड फंक्शन है ये, मतलब टी की वैल्यू जैसे जैसे टी की वैल्यू इंफिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया इसका क्यों नहीं निकलेगा? सिमिलरली अगर हम कोई फंक्शन ऐसा बना रहे हैं, कर्व अगर ड्रॉ कर सकते हो तो कर्व ड्रॉ करके भी देखा जा सकता है कि कैसे आ रहा है, कैसे मिला है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा आ रहा है, जिसमें इधर से बढ़ते जा रहे हैं, पी की वैल्यू नेगेटिव भी ले रहे हैं तब भी वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्सपोनेंशियल हो, कैसा भी फंक्शन हो। ठीक है, जहाँ पे टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी की तरफ भी वो फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो फंक्शन भी हमारा उसके लिए भी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एनी फंक्शन फॉर विच, और ये इंटीग्रल क्या होता है? ये एक्चुअली एरिया दिखा रहा है ना। एफ टी डी टी क्या दिखाता है? एरिया दिखाता है। मोड इसलिए लगाते हैं कि एरिया में पॉजिटिव और निगेटिव, एरिया वेक्टरलेस क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। एरिया में पॉजिटिव निगेटिव टाइप का कुछ नहीं होता, एरिया मतलब एरिया होता है। तो इसलिए ये फॉलो करना चाहिए। तो एफ टी डी टी मतलब क्या? एरिया ही है। तो उस तरह का एरिया जो है टाइम के रिस्पेक्ट में इनफिनिटी से कम होगा तभी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये कंडीशन, और ये कंडीशन कौन सी है? लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, है ना, ये डिरिचलेट फर्स्ट कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है ना? नोट्स पलट के देख सकते हो तुम लोग, तो उसमें दिख जाएगा। चलो, अब अगर हम एक फंक्शन ये बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास f1 f2 था ना, इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, f1t e टू द पावर माइनस at ut, और f2t e टू द पावर at u ऑफ माइनस। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं ft। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज, अगर हम बोले f1t माइनस ऑफ f1 ऑफ माइनस 2। ठीक है, f1t और f1 ऑफ माइनस टी, माइनस ऑफ f1t। ठीक है, मतलब क्या? मतलब कहने का ये है कि एक दो फंक्शन है, एक f1t माइनस f1 ऑफ माइनस टी, टाइम रिवर्स वर्जन ऑफ टी।
टाइम रिवर्सल ऑफ, आई होप सबको टाइम रिवर्सल पता होगा कैसे होता है। ठीक है, नहीं पता तो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वाई एक्सिस को मिरर मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल वेव बना लेते हैं, पॉजिटिव साइड में उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइड में, है ना। अच्छा, इसको इसको 2 मिनट के लिए रुक जाओ, अगर कर रहे थे इसको रुक जाओ, पहले ये बना लो। लास्ट क्लास में हमने ये किया था क्या, f1t प्लस f2t वाला, यस सर। है ना, किया है ना, तो यही वाला करो, यही वाला बताओ। सर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। और यही f2t जो है तुम्हारा, ये जो f2t है, इसको ही हम लिख सकते हैं ना, f2t को ही f1 ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं क्या, है ना। t की वैल्यू माइनस टी रखोगे तो f2t मिल जाएगा f1t में। तो चाहे ये लिख लो, ft की वैल्यू f1t माइनस f1 ऑफ माइनस टी, या इसको f2t f1t माइनस f2t, ठीक है। और इसका फुल ट्रांसफॉर्म निकाल के बताओ, लीनियरिटी से लगा सकते हो ना, लीनियरिटी यस सर, हो गया। आ रहा है। f1t का फुल ट्रांसफॉर्म लास्ट क्लास में किया था, f2t का फुल ट्रांसफॉर्म लास्ट क्लास में किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। यस सर। लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही बोलती है ना, f ओमेगा कितना आ जाएगा, f1 ओमेगा माइनस f2 ओमेगा, f2 ओमेगा। और f2 ओमेगा को अगर f1 के टर्म में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, f1 ऑफ माइनस ओमेगा, है ना। ये तुम्हारे समझने के लिए है, वरना f2t मान के कर रहे हो तो f2 ओमेगा कर रहे हो। बताओ कितना आ रहा है सर बताएं। रुक जाओ, बाकी लोगों को बोलो। बताओ भाई, बाकी लोग क्या करने आते हो, पढ़ने लिखने नहीं आते। पिछली क्लास में रिवाइज कर लो, क्लास के मालूम है, क्लास ले लिए तो, और नोट्स भी हम जितना लिखाते पढ़ाते हैं सारा भेज देते हैं, सारा पीडीएफ, उनको नोट्स भी बनाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो क्या करते हो, किताब पता लिया करो कम से कम, खोल सर के एक देख बार लो। हाँ बोलो। सर लेट ज्वाइन हो, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। पिछली क्लास में थे कि नहीं। यस सर थे। हाँ तो तुम लेट ज्वाइन किए हो ना, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम तो लोग रिवाइज कर देंगे। हमने केवल इतना कहा, एक तो लिनियरिटी हमने डिफाइन कर दी है ना। लिनियरिटी दो प्रॉपर्टीज हम लोग अभी पढ़े थे, लिनियरिटी f1t f1 ओमेगा, अगर f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f1 ओमेगा है, f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f2 ओमेगा है, a f1t और b f2t के एडिशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म a f1 ओमेगा b f2 ओमेगा होगा। ठीक है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। a की वैल्यू 1 ले लो, b की वैल्यू -1 ले लो, तो f1t माइनस f2t आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, f1 ओमेगा माइनस f2 ओमेगा। टाइम रिवर्सल में क्या बोला था कि f(t) का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है और तो f ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ माइनस ओमेगा होगा, मतलब f ओमेगा निकालो, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट कर दो, तो ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने दो फंक्शन देखा था, e टू द पावर -at ut और e टू द पावर at u ऑफ माइनस t। ये दोनों के फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन बाउंडेड हैं, मतलब दोनों का एरिया इनफिनिटी नहीं है,
कहने का मतलब अगर इनका इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब कोई फिक्स वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, बाउंडेड वैल्यू होगी, है ना। और कोई भी फंक्शन जो बाउंडेड नहीं होगा, जिसका एरिया इनफाइनाइट जाएगा, या जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, ऐसा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका फिर भी हम कुछ ट्रिक लगा के निकाल लेते हैं, उसमें से सिग्नम फंक्शन वही हम करने के लिए ये पढ़ा रहे हैं कि कैसे निकालना है ना। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम यूज करके दूसरे फंक्शन यूज करके उनको लिमिटेडली डिफाइन बोलते हैं, दूसरे फंक्शन यूज करके उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर लेते हैं। बट इन जनरल ये जो डिरिचलेट कंडीशंस होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है ना। तो ये क्या बोलती है कि अगर एफ टी का इंटीग्रल जो है, यानी एफ टी का एरिया जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या इन्फिनिटी से कम नहीं है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड फंक्शन है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी कंडीशन है। तो अब ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि e टू द पावर माइनस 80 का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, e टू द पावर माइनस 80 ut का, f2t का भी देखा था e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा। हम बोल रहे हैं कि एक नया फंक्शन हमने बनाया ft व्हिच इज इक्वल टू f1t माइनस f1 ऑफ माइनस t, और ये f1 ऑफ माइनस t क्या है, f2t है। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम लोग केवल इसको ऐसे लिख लो, ft इज इक्वल टू f1t माइनस f2t। अब हमको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना है कि कितना आएगा, तो मैंने ये लिख दिया है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा। अगर ft का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ओमेगा है और f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f1 ओमेगा है और f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f2 ओमेगा है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना ही तो आएगा, f1 ऑफ ओमेगा माइनस f2 ऑफ ओमेगा। पिछली क्लास से अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास इसका याद नहीं है क्या है और निकाल नहीं पा रहे हो अगर, तो पिछली क्लास में देखो f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना लिखवाया था, f2t का कितना लिखवाया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आया था, सपना तुम बताओ। 1/a plus j ओमेगा, है ना, माइनस इसका कितना आया था, 1/a minus j a ओमेगा, माइनस जे ओमेगा। है ना। क्या किया, केवल देखो f1t के यहाँ पे लिखा था ना, f1t इज इक्वल टू ये f2t इज इक्वल टू f1 ऑफ माइनस t, और f1 ऑफ माइनस t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, f1 ऑफ माइनस ओमेगा, है ना। देखो f2 ओमेगा कितना होता है, f1 ऑफ माइनस ओमेगा, देखो यही पे आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखते हैं f1 ओमेगा में, यहाँ पे इसमें माइनस ओमेगा रखते हैं तो यही मिलेगा ना, a माइनस j ओमेगा आ जाएगा a प्लस j ओमेगा। बस इतना सिंपल सा है, प्रॉब्लम क्या है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। 2j ओमेगा, ये भी हम कर देते हैं ना, फर्स्ट टाइम भी तो तुमको पता चला, वो भी नहीं करोगे तो एलसीएम ले लो, a प्लस j ओमेगा a माइनस j ओमेगा, यहाँ पे कितना बचेगा a माइनस j ओमेगा माइनस a माइनस j ओमेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा -2 टाइम्स j ओमेगा प्लस नीचे कितना आ जाएगा, नीचे तुम्हारा आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस j ओमेगा का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -2j ओमेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे स्क्वायर करोगे इस पूरे का तो माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 प्लस हो जाता है। ठीक है, हम बैठ के कॉम्प्लेक्स तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो आई कांट हेल्प, फिर से जाके तुमको कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि माइनस जे स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वलेंट होता है ना। ये जे कई जगह जे लिखते हैं, कई जगह आई लिखते हैं, तो मैथ्स में आई लिखते हैं, बट जब जैसे जैसे न्यूइंग में आओगे तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा जिसको बोलते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, क्या हो रहा है, सर वॉइस ब्रेक होके आ रही है। इंटरनेट का कनेक्शन ऐसा होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं वो तो दिख रहा है ना। यस सर क्लियर है। तो बेटा देखो तुम्हारे एंड पे हो सकता है नेट ठीक हो, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारे तरफ से तो ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, एफ ओमेगा कितना आ गया, यस सर।
ठीक है। तो इसका कर्व अगर बनाते तो कैसा आता, एफ टी के टर्म में, टी के टर्म में, मतलब टाइम डोमेन में अगर हम कर्व बनाते हैं कैसा आता, f1t क्या था, f1t कुछ ऐसा था ना, e to the power minus 80 ut, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। और अगर हम f1t प्लस f1 ऑफ माइनस टी बनाते तो क्या होता, ये इसी तरफ चला जाता, क्यों माइनस टी करते तो ये रिवर्सल कर देते अगर ऐड कर रहे होते, यहाँ पे मिरर मान के करते हैं ना, ये सिग्नल सिस्टम में पढ़े होगे वैसे, यानी हम बता दे रहे क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, ठीक है। लेकिन ये हम कर चुके हैं, ये वाला बता चुके हैं, ठीक है। और माइनस टी करना होता तो क्या हो जाएगा, f1t ये हो गया सर नीचे फ्लिप करेगा। हाँ, माइनस मतलब क्या होगा कि जो पॉजिटिव वैल्यू थी, एम्पलीट्यूड जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब e टू द पावर ये वाला ड्रॉ करना है, अगर माइनस e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, t की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 रहेगा, है ना। ये -1 आएगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जब माइनस लगाते हैं ना, तो पहले अगर f ऑफ माइनस टी प्लॉट करना है तो ये वाली एक्सिस को मिरर मानते हैं, y एक्सिस, फिर माइनस ऑफ माइनस एफ टी प्लॉट करना है तो अगेन ये इसको मिरर मानते हैं, है ना। सर एम्पलीट्यूड रिवर्सल। हाँ, एम्पलीट्यूड भी रिवर्स हो जाएगा, टाइम रिवर्सल एज वेल एज एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो ये कर्व बन जाएगा तुम्हारा f1t और f ऑफ माइनस f1 ऑफ माइनस टी, लिख देते हैं इसको आराम से। ये कौन सा कर्व है, ये है f1t माइनस f1 ऑफ माइनस टी, और f1t की वैल्यू एक्चुअली दी हुई है, ये वाला कर्व है e टू द पावर माइनस 80 u ऑफ टी टोटल, है ना, माइनस e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी, ये प्लॉटिंग है देखो। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निर्दिष्ट क्यों कर रहा है, अगर हम इस फंक्शन का, इसको अगर हम ft बोलते हैं, इस कंप्लीट फंक्शन को ft बोलते हैं, अगर इसका हम एरिया निकालना चाहें तो देखो एरिया इसका फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं जाता है, ये किधर मिलेगा और ये किधर मिलेगा, है ना, फाइनाइट एरिया है। फाइनाइट और इनफाइनाइट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, t की वैल्यू इन्फिनिटी रख के देख लो, अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो मतलब उसका एरिया इनफाइनाइट है, लेकिन अगर ये इन्फिनिटी नहीं जा रही है तो फंक्शन इनफाइनाइट नहीं जाएगा, एरिया इनफाइनाइट नहीं होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है ना। इसको एनर्जी और पावर निकालने में, सिग्नल सिस्टम में जब एनर्जी और पावर निकालोगे, ठीक है, तो उसमें भी यही होगा, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे सिग्नल निकालने के लिए। मैथमेटिक्स में सब लोग पढ़े होंगे ना सिग्नल फंक्शन, हम बता देते हैं कि स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सिग्नल और सिग्नल फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं आप, सिग्नल फंक्शन पढ़ रहे हैं यूनिट स्टेप का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सिग्नल फंक्शन तुम्हारा ये होता है, सिग्नम ऑफ टी, सिग्नम टी क्या होता है, t ग्रेटर देन 1 पे, t ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू होती है +1, t लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू होती है -1, ठीक है। सिग्नम टी कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्नम टी इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 इक्वल टू -1 t लेस देन 0। t इक्वल टू 0 पे ट्रांजिशन करना होता है तो उसकी वैल्यू एवरेज लेके 0 लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको डिफाइन नहीं करते क्योंकि इस दौरान अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे दोनों का एवरेज लेके 0 भी लिख सकते हो, +1 भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो। जनरली इसको अगर हम इक्वलिटी लगाएंगे यहाँ पे तो ये 0 प्लस लिखेंगे, 0 से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे वैल्यू +1 हो जाएगी, 0 से जैसे ही -1 थोड़ा सा पीछे जाओगे वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। 0 पे अनडिफाइंड है इसलिए उसको लिख नहीं रहे, कहीं कहीं पे जो है तुम्हारी बोर्ड की बुक में, बोर्ड मतलब तुम्हारे एमपी स्टेट की जो बुक होंगी इंजीनियरिंग की, स्टैंडर्ड बुक में नहीं, जो भी एमपी स्टेट की बुक है या यूपीटीयू की जो भी बुक चलती है संजय गुप्ता टाइप की बुक में, वो 0 दिया हो सकता है, ठीक है, एट इक्वल टू 0, बट उसको डिफाइंड नहीं है इसलिए उसको हम लिख नहीं रहे, करेक्ट डेफिनेशन केवल यही तक है। सर 0 पे नॉट डिफाइन होगा। हाँ, वो ट्रांजिशन कर रहा होता है तो कई बार हम एवरेज लेके लिख देते हैं,
एक्स्ट्रापोलेट करके इन दोनों का एवरेज लेके लिख देते हैं, बट वो लिखना नहीं चाहिए, वो अनडिफाइंड ही बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन को भी t इक्वल टू 0 पे नहीं लिखते, t ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। कभी मैथमेटिकल यूज करना होगा तो वो बात अलग है कि एवरेज लेके हम लिख देते हैं, लेकिन जनरली जब डेफिनेशन करते हैं फंक्शन की तो उसको यहीं तक लिमिट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे हैं ना, इसके बारे में अगर लोगों को पढ़ना होगा, ओपनहीम करके बुक है, ओपनहीम एंड विल्स्की करके, लेकिन ओपनहीम डालोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। ये बुक मैंने पहले भी बताई थी, तो किसी ने पता नहीं सर्च की कि नहीं की, अगर किसी ने सर्च कर ली हो पीडीएफ तो हमें भेज देना टेलीग्राम ग्रुप पे, हम डाल देते हैं, वरना हम ही खोज के डाल देंगे। पता नहीं तुम लोग को आता भी है कि नहीं पीडीएफ डाउनलोड करना, सर्च करना। अगर किसी के पास है पीडीएफ तो भेज देना, सबके काम आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम डाल देंगे सर्च करके, ठीक है। अब देखो, अगर इस फंक्शन को हम देखें, ये जो सिग्नम हमने बनाया है, इसका हम एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग है, बट अगर इसको हम इनफिनाइट टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे, 1 into इनफिनाइट कितना होगा, इनफिनाइट ही आएगा, है ना। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर फंक्शन की वैल्यू 0 के करीब आ रही है तो ये फंक्शन का एरिया, ये बाउंड्री कंडीशन एक तरह से होती है जिसका एरिया एग्जिस्ट करेगा या जिसका एरिया इंफिनिटी नहीं होगा, या जो बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन अगर कांस्टेंट भी है और t की वैल्यू इंफिनिटी से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ft/dt लेते हैं ना, तो अगर t की वैल्यू इंफिनिटी ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना फंक्शन के साथ, और फंक्शन की वैल्यू अगर कांस्टेंट भी है ये वैल्यू पूरी कितनी आ जाती है, इंफिनिटी आ जाती है, मतलब अनबाउंडेड हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सिग्नम फंक्शन को, तो इसका एरिया कितना आएगा, इनफिनाइट टाइम के इनफिनाइट आएगा, है ना। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट अगर हम निकालने जाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वही डिरिचलेट कंडीशन फॉलो नहीं होगी, है ना। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ध्यान से देखो, अगर हम ये हमारा जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। और जिसको नोट्स बनानी हो ना, बनाते चलना साथ साथ में, ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट हो जाओ हमारे ये। अगर हम ये करें तो हमारा ft था e टू द पावर माइनस at ut माइनस e टू द पावर at u ऑफ माइनस u, यही था ना फंक्शन जिसका कर्व कैसे बन रहा था, कर्व ऐसा बन रहा था, ठीक है, यही है ना ft का कर्व। अगर हम क्या करें, लिमिट ले लें, लिमिट a टेंडिंग टू 0 और ft, ठीक, क्या हो जाएगा जरा चेक करो। अगर a की वैल्यू 0 रख दें, लिमिट ले लें यहाँ पे a टेंडिंग टू 0 कर दें, क्या हो जाएगा, क्या ये सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, लिमिट a टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस at ut माइनस e टू द पावर at u ऑफ माइनस, a की वैल्यू 0 रखोगे जब यहाँ पे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, ut माइनस u ऑफ माइनस t, है ना। कितना बचेगा, ut मतलब ये u ऑफ माइनस t, माइनस u ऑफ माइनस t मतलब माइनस माइनस कर ले, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सिग्नल की। इतनी बात समझ में आई। अगर हम a को 0 कराते हैं, ये जो फंक्शन है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म खुद में नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके टर्म्स से। तो इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के उसमें a की वैल्यू 0 करते हैं अगर, तो सिग्नम t का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेडली डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है, लिमिटेडली डिफाइंड होता है, ठीक है।
तो सिग्नम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर सिग्नम ओमेगा है, सिग्नम ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्नम ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा कई बार ना ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ करके कुछ भी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। एफ ऑफ एफ टी अगर लिख रहे हैं सपोज करो, इसका मतलब होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। एफ टी नहीं लिखा जाता, वैल्यू लिखी जाती है फंक्शन की, जो भी वैल्यू होती है, तो लिखने का तरीका है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये सिग्नम टी में कैसे, सिग्नम टी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सिग्नम फंक्शन कैसे बन रहा है, ये वाला समझ में? यस सर। ये फंक्शन था, अगर ए की वैल्यू हम लिमिटिंग केस लगा दें कि ए की वैल्यू 0 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ चलो अब हम देखते हैं, या इसको भी रहने देते हैं, कि मान लेते हैं अभी नोटेशंस में जाते हैं, बच जाएगा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्नम टी, इसका अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लें, कई बार यहाँ पे ऐसे लिख के भी ले सकते हैं, या एरो बना देते हैं तो उसका भी बना सकता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लिमिट a टेंडिंग टू 0 f of t, है ना। मतलब एफ टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका लिमिट अगर ले लें, ठीक है, तो वही उसकी वैल्यू होगी, या इससे बेटर है कि इसको बाहर कर दें, लिमिट बाहर कर देते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अंडर द कंडीशन दैट लिमिट a टेंडिंग टू 0। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि जो सिग्नम टी की वैल्यू है वो लिमिट a टेंडिंग टू 0 एफ टी की वैल्यू ही है, सिग्नम टी यहीं से मिलता है ना। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कहाँ से मिलेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर सिग्नम ओमेगा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ओमेगा लिमिट a टेंडिंग टू 0, तो लिमिट एफ ओमेगा में अगर a टेंडिंग टू 0 लगा देंगे तो वही इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो बस यही हम लिख रहे हैं। और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी लिमिट a टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ऊपर से देख के बताना, अगर नोट किया है तो देखो, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं माइनस जे 2 ओमेगा अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही आई थी, है ना। अभी ऊपर ही किया है ना। यस सर। अब इसमें लिमिट लगाओगे तो इसमें ऊपर ए की वैल्यू कोई है नहीं, यहाँ पे केवल ए एक ही जगह है, तो इसको हम डायरेक्टली ए की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, है ना। ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 जे ओमेगा, ए की वैल्यू 0 कर दिया, 0 हो गई, अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये कट गया, ओमेगा से कितना बचा, माइनस 2 जे अपॉन ओमेगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, या इसी को लिख सकते हैं 2 अपॉन जे ओमेगा, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन जे इज इक्वल टू माइनस जे, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, जे से जे ऊपर नीचे जे कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, माइनस जे को 1 अपॉन जे लिख सकते हैं, है ना। यस सर। जिसको जो चीज ना क्लियर हो रही हो तो बता दिया करो, हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, बट छोटे में बता देंगे, उतना आई गेस एनफ रहेगा। तो ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो सिग्नम की अगर कभी तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन कभी आएगा अगर सपोज कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कहीं पे भी, तो कैसे उसको प्रूव करोगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, कैसे उसको प्रूव करोगे। तो हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले एक फंक्शन बनाओगे, ये वाला f1t जिसको हमने डिनोट किया है, ठीक है, e टू द पावर -at u ऑफ t, ठीक है। उसके साथ एक फंक्शन ये वाला बनाओगे, उसको फिर एक कंबाइंड फंक्शन ft बनाओगे जो इसका एडिशन और इसके -t का एडिशन होगा, यानी वही जो हमने लिखा था f1t माइनस f1 ऑफ -t बोलो या इसको f2t बोल के नाम दो,
ठीक है, इसको बनाओगे फिर उसमें दिखाओगे कि लिमिट अगर a टेंडिंग टू 0 कर दें तो वो सिग्नम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन वहां से उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे, ठीक है। पूरी प्रोसेस में दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ये पूरा थोड़ा सा डिटेल में दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 2 लाइन में दिखा दो, ठीक है, क्योंकि हम पिछली क्लास से पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो हम उसको यूज कर ले रहे हैं, f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म, f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें f1t का एक का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, दूसरे का प्रॉपर्टी लगा के दिखाना है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ से निकल गया है ना। देन यहाँ से फिर ये वाला स्टेप कॉपी करना है, ठीक है। इसको हम करवाने के लिए तुमको असाइनमेंट भी दे दे रहे हैं, हमने पढ़ा दिया ही है, पढ़ा तो हमने दिया ही है, एक असाइनमेंट हम दे दे रहे हैं ताकि हमको आइडिया लग जाए कि तुमको भी समझ में आ रहा है। और असाइनमेंट सबमिट करना सब लोग गूगल क्लासरूम पे, ठीक है, हम क्लास लिंक बना देंगे होपफुली। और अगर वैसे तो अब लग रहा है कि 1-2 महीने तो क्लासेस वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही हैं, कोरोना का तो बहुत ज़्यादा हो गया इम्पैक्ट, तो ऑनलाइन ही चलेगा, तो गूगल क्लासरूम बना देंगे, वहीं पे सबमिट कर देना, ठीक है। असाइनमेंट असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 1, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो तुमको इसमें डिटेल में बताना है, केवल ऐसे जैसे हमने बता दिया वैसे नहीं, पूरी प्रोसेस के साथ, ठीक है। और ये करवाया जा चुका है, तो तुम अगर उसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ट्राई करोगे हो जाएगा। कहने का मतलब उसको तुम पूरा दिखाना कि कैसे पहले सिग्नल फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कहाँ से वो एफटी के टर्म कैसे आएगा, वो सब जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम लिखोगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो सब लोग कहीं पे कॉपी पे रख के, जैसे भी असाइनमेंट में 2-3 क्वेश्चन देंगे, तो भी ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबमिशन डेट भी बता देंगे बाद में, 2-3 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम बता देंगे। अब नेक्स्ट तो चलो आगे, आगे चलें। यस सर। यस sir. सर। अच्छा, सपना पूछ रही थी, सपना तुमने जो मैसेज किया था, ये जो भी फंक्शंस आ रहे हैं, जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं, जैसे एफ ओमेगा आ रहा है, कलर सेट फिजिकल फॉर्म है ना, जैसे एफ ओमेगा आ रहा है, सपोज करो a माइनस जी ओमेगा, इसका तुम्हें बनाना है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम। तो मैं बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम में जब हम लोग बोर्डे प्लॉट पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही काम होता है। जब भी हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, ना, तो बोर्डे प्लॉट हो जाए या पोलर प्लॉट हो जाए, तो अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ होगा तुम्हारे यहाँ कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले टॉपिक्स होते हैं, अभी शायद टाइम डोमेन में तुम लोग हो गए, है ना। बोर्डे प्लॉट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे इसी को प्लॉट करके ही देखते हैं, इसलिए मैं प्लॉटिंग यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। वहाँ पे प्लॉट कर लोगे तो उसमें कुछ होता नहीं है, इसमें बस ये इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। और जब भी इसका फेज लोगे तो फेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले tan इनवर्स इसका फेज कितना आ जाएगा, इसका फेज कितना आएगा बताओ, सब लोग बताओ। the tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a माइनस tan इनवर्स माइनस ओमेगा अपॉन a। पहले इसको बना के देख लो, ये कौन से में है, केवल पहले a माइनस जे ओमेगा का बताओ, a माइनस जे ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस जे ओमेगा मतलब जे ओमेगा इधर प्लॉट करते हैं ना, यस सर। ठीक है। a किधर है, a पॉजिटिव, ठीक है, a पॉजिटिव है और जे ओमेगा नेगेटिव, मतलब ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में tan क्या होता है, फोर्थ में tan कितना होता है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव a माइनस जे ओमेगा का कितना आएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई a, ये आएगा, ठीक है। और ये नीचे जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हम उसको लिखा नहीं प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई a, तो जो भी tan का फंक्शन बनता है वही बन जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें हम घड़ी घड़ी नहीं बता रहे हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन के हिसाब से उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको तुम लोग देख सकते हो, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए बना इसलिए नहीं रहे। सर मेरे में मिस्टेक क्या थी? तुम्हारे में मिस्टेक क्या थी,
तुमने क्या भेजा था? हमने एक्चुअली देखा नहीं, क्लास के जस्ट पहले ही मैंने देखा, तो हमने ध्यान से देखा नहीं। तुम्हारा क्या क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था क्या? a माइनस जे ओमेगा ही था तुम्हारा, a प्लस जे ओमेगा था? यस सर, आपने a प्लस जे ओमेगा क्लास में बनाया था, तो हम इससे a ट्राई। माइनस जे ओमेगा तो ठीक रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगता है शायद तुम्हारा ये फंक्शन था क्या? नो सर, यही वाला था जो आपने दिया है। यही वाला था, ठीक है। हाँ, तो फिर एक सही बार रहा ये है, तो आप और देख लीजिएगा। फिर हम देख लेंगे। अगर ये फंक्शन था तो यही बनेगा ना उसका, ओके ठीक है। सर, अगर ये फंक्शन था तो यही बनेगा। तो क्लास लेना था तो मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखा, क्लास के बाद देख इट्स रहा ओके था। सर, ठीक है, आप देख हाँ। के बता दीजिए। अगर ये होगा तो क्या होगा बताओ? माइनस ए प्लस जे ओमेगा, इसका फेज कितना आएगा? मैग्नीट्यूड तो सबका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा ना, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सबका यही रहेगा। और उसका कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व तो ऐसे ही बनेगा, सबका यही कर्व बनेगा, है ना, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। लेकिन फेज स्पेक्ट्रम कैसे आएगा ये बताओ? इसका निकालो, ये 30 वाले का। सर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। हाँ सेकंड में बनेगा, बट इसको फेज स्पेक्ट्रम निकालोगे कैसे? फेज की वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे ये आ रही है ना फेज स्पेक्ट्रम, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन माइनस ए। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है? 180 माइनस थीटा टाइम में आती है, ठीक है। तो ये माइनस ए प्लस जो ओमेगा है, तो ये कितना आ जाएगा? सबसे पहले ये आ जाएगा 180 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू हुई, लेकिन ये 1 अपॉन में था, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, है ना। यहाँ पे जब माइनस लग जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन होगा तो उसका निकाला जा सकता है, ठीक है। बट ये प्लॉट हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये प्लॉटिंग जो है ये कंट्रोल में यूज करते हैं हम लोग खूब, और वहाँ पे उससे रिलेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस की जाती है, ठीक है। बोडे प्लॉट का पूरा काम ही यही है, गेन क्रॉसओवर, फेज क्रॉसओवर, वहाँ पे बहुत डिटेल में करते हैं। इसलिए यहाँ पे केवल फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने तक वो रहते हैं, और ये बता देते हैं कि कैसे मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया, और फेज विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी फेज स्पेक्ट्रम हो गया, और दोनों को कंबाइंड ही देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फेज के साथ ही उसके वेरिएशन होते हैं। इसलिए इसको मतलब हर एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए उसको प्लॉट नहीं करते, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे प्लॉटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होगा ना उसका इसी तरह से निकाल सकते हैं, और वो कंट्रोल में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए तो हम बहुत ज्यादा आई होप समझ में तो आ ही गया होगा कैसे निकालते हैं। ये माइनस 180 वाला समझ में आया कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू जो होती है वो 180 माइनस होती है ना। थर्ड में होता, अच्छा उसको 90 प्लस भी लिख सकते हैं, है ना, जो हमने लिखा था उसको हम लोग 90 प्लस भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, बट देन 90 प्लस लिखते हैं तो 10 इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स हो जाता है। हाँ बस यही बोल, यस सर, है ना, इसलिए 180 माइनस लिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है तो इसी तरह 180 प्लस लिख देते हैं, ठीक है। 270 माइनस भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन अगेन 270 माइनस लिखते हैं तो फिर वो कॉट में कन्वर्ट कॉट इनवर्स हो जाता है, ठीक है। हम क्या बताने जा रहे थे? सर तो ये फेज plot- डायग्राम को ही बॉडी प्लॉट बोलेंगे क्या? ऑलमोस्ट वही है, तो उसमें थोड़ा सा लॉग ले लेते हैं, बस बोडे प्लॉट में लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग वो स्केल में प्लॉटिंग। लॉग स्केल में प्लॉटिंग करते हैं बस, मतलब लेकिन एनालिसिस जो होती है वो लगभग वैसी ही होती है, ठीक है। इनिशियल जो गेन क्रॉसओवर या फेज क्रॉसओवर निकालते हैं वो ऑलमोस्ट वैसी ही होती है। ओके सर, ओके सर। तो बोडे प्लॉट होता है, पोलर प्लॉट होता है, बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, तो उसमें ना कि कहीं पे लॉग स्केल लेते हैं, कहीं पे सीधे पोलर प्लॉट में सीधे ही प्लॉट करते हैं वैल्यू, है ना, तो वो समझ में आ जाता है। एन सर्कल कम्युनिकेशन में केवल इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म पता होना हाँ, चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये पता होना चाहिए कि प्लॉट्स अगर करना होगा तो कैसे कर लेंगे, है ना। तो वो इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, मतलब हर एक फूरियर ट्रांसफॉर्म को प्लॉट करने या प्लॉट करना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम उसको बता नहीं रहे हैं। बट अगर उनको लगे कि यार ये कैसे प्लॉट करेंगे तो उसको करके देख सकते हो,
कोई प्रॉब्लम हो तो हम है बताने के लिए, मतलब हम हर एक का नहीं बता सकते क्योंकि ये फिर बहुत डोमेन से हट जाएगा, ठीक है, टॉपिक से हट जाएगा सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कोई भी फंक्शन अगर एफ दिया है टाइम डोमेन में तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी एफ दिया है, हमने सिग्नल फंक्शन का निकाल लिया। सिग्नल फंक्शन का ध्यान रखना, सिग्नल फंक्शन का ये कितना है, ये कॉन्स्टेंट कितना है, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन एफ है, उसको हम उसके इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन को हम उसके इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कोई भी एसिमेट्रिक सिग्नल है, एसिमेट्रिक मतलब वही कि क्या बोलते हैं, ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। तो अगर कोई भी सिग्नल हम बताते हैं कैसे, कि इसका मतलब हम समझाते हैं, ये भी अगेन सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन यूनिट स्टेप का निकालने के लिए हमें बताना है। अरे सब वापस इसके कहीं विभाग वाले कहीं कि आईसी का मतलब था बहुत का सर भाई जी। ठीक है, तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन एफ है, उसका हमको इवन पार्ट चाहिए या इवन कॉन्जुगेट चाहिए। जनरली रियल फंक्शन होता है तो कॉन्जुगेट नहीं बोलते, केवल इवन पार्ट बोलते हैं, है ना। इवन कॉन्जुगेट, ऑड कॉन्जुगेट, ये अगेन ये सब मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटर वाले, ठीक है। इवन पार्ट बोले या इवन सर कॉन्जुगेट तो उसमें इमीडिएट फंक्शन मिलेंगे ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, तो वही तो मैंने बोला कि अगर एफ रियल है तो कॉन्जुगेट नहीं लेते, जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वहां पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, इवन पार्ट अगर लेते हैं तो ये आता है एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी बाई, ठीक है। और अगर हम ऑड पार्ट ले रहे होते हैं या ऑड कॉन्जुगेट, एफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2, यस, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्जुगेट रियल फंक्शन नहीं होता, एफ टी कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहीं पे इसको स्टार कर देते हैं। स्टार का मतलब समझते हो, यस सर कॉन्जुगेट होता है। हाँ, तो ये हम इसलिए हम स्टार नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो टोटली सिग्नल सिस्टम में चला जाता है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। बस ये समझाने के लिए बता दें कि इवन कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यस सर। अगर हम एक फंक्शन ले, अपना ये वाला जो है यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए निकालना है हमें, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन का इवन पार्ट अगर हम देखें, ये कितना हो जाएगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t बाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, u ऑफ t क्या होता है, ये u ऑफ माइनस t क्या होता है, इसका इमेज, ठीक है, बाई 2, यानी कि यहाँ पे वैल्यू 1 थी, ये पूरे की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, हाफ बन जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फॉर ऑल t, दिख रहा है ना। ये हो गया u ऑफ इवन कॉन्जुगेट, बोल रहे हैं यूसी लिखने का टर्म है क्योंकि हमने कॉपी पे अपने नोट्स में यूसी लिखा हुआ है, तुम यू ही लिख सकते हो या इवन लिख सकते हो, कुछ भी नोट कर लो, ठीक है, जो तुमको ठीक लगे। सर इसको y इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं क्या? y इक्वल टू 1/2 मतलब सर मतलब जैसे लाइन जो है यही तो लिखा है, ये वही तो लिखा है, देखो ना। यस सर, ये तो लिखा है ना, क्योंकि फॉर ऑल t ये 1/2 ही है, ठीक है। और अगर ऑड कॉन्जुगेट लेंगे तो अभी हम ओसी लिख रहे हैं तो इसको ओडीडी लिख सकते हो, ठीक है, अपने लिए जैसा भी तुमको ठीक लगे। तो ये कितना हो जाएगा, u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको बनाओगे तो क्या आएगा, u ऑफ t, ठीक है, u ऑफ माइनस t यहाँ पे आता है, लेकिन माइनस और u ऑफ माइनस t है, मतलब इसका भी रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इन दोनों का डिवीजन बाई 2, यहाँ पे वैल्यू 1 थी तो ये कितनी हो जाएगी 1/2, यहाँ पे वैल्यू -1/2 तो ये -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम 1/2 बाहर कर दें और इसको ut माइनस u ऑफ माइनस t लिखें, तो ये ut माइनस u ऑफ माइनस t क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन, ये हाफ ऑफ सिग्नम t है ना, ठीक है। अब
अगेन यहाँ पे हमने यूज किया है ना, कोई भी सिग्नल ft कैसे लिखते हैं, उसके इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट का सम होता है कोई भी सिग्नल, है ना। और अगर वो सिग्नल एंटी सिमेट्रिक होगा तो, एसिमेट्रिक होगा तो, एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि या तो सिग्नल इवन होगा या ऑड होगा, है ना। लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो एंटी सिमेट्रिक होते हैं, जो इवन और दोनों को फॉलो नहीं करते। तो यूटी कैसा फंक्शन है जो इवन और दोनों को फॉलो नहीं करता। ऐसे सिग्नल जो इवन होते हैं उसमें केवल इवन पार्ट एग्जिस्ट करता है, ऐसे सिग्नल जो केवल ऑड होते हैं उसमें केवल ऑड पार्ट एग्जिस्ट करता है, और ऐसे सिग्नल जो इवन और दोनों नहीं होते उसमें इवन पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, ऑड पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सिग्नल खुद इवन नहीं होता ना खुद ऑड होता है, ठीक है। उसको हम पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसके इवन पार्ट्स के सिग्नल में और उसके ऑड पार्ट्स के सिग्नल। अगेन वही जैसे फूरियर सीरीज में हम उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके वो सिग्नल अगेन वी कैन मेक दैट। तो उसी तरह से जो एंटी सिमेट्रिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके इवन पार्ट या ऑड पार्ट के सम में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन सिग्नल को भी ब्रेक कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें केवल इवन पार्ट ही होगा, ऑड पार्ट जीरो हो जाएगा। उसी तरह ऑड पार्ट वाले सिग्नल को भी अगर ब्रेक करके लिखना चाहोगे उसमें इवन पार्ट जीरो हो जाएगा, ऑड पार्ट ही बचेगा। इसलिए यही बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एंटी सिमेट्रिक सिग्नल जो होते हैं, एंटी सिमेट्रिक कहने का मतलब, सॉरी एंटी सिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब जो ना इवन है ना ऑड है, उसको हम इवन ऑड पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम यू को लिखना चाहें, यूटी यूनिट स्टेप सिग्नल को लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यूईसी प्लस यूओसी, ठीक है। अब यूटी अगर खुद में एक इवन सिग्नल होता तो वहां पे केवल यूईसी एग्जिस्ट कर रहा होता, यूओसी जीरो हो जाता, ठीक है। तो ईसीओसी करने में प्रॉब्लम हो तो तुम ऐसे लिख लेना, यू इवन प्लस यू ऑड। इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। मैंने सी इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो इवन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वो वैल्यू चलती है, ठीक है। बट यूटी क्या है, यूटी एक एसिमेट्रिक सिग्नल है, इसलिए उसमें इवन पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑड पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। खुद वो ना इवन है ना ऑड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर देंगे, कितना आएगा, हाफ प्लस हाफ सिग्नम टी, ठीक है। ये हो गई यूटी। मतलब यूटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई सर? ये वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन वाला? सर हाफ प्लस हाफ सिग्नम टी। बता दो। देखो कोई भी सिग्नल जो है, कोई भी सिग्नल है, इवन हो ऑड हो या इवन ऑड दोनों में से कोई भी ना हो, ठीक है, उसको हम उसके इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसका इवन पार्ट निकालने का तरीका क्या है कि एफसी को, उसका इवन पार्ट निकालने का तरीका ही क्या है, एफटी, ठीक है, एफटी प्लस एफ ऑफ माइनस टी बाई 2 उसका इवन सिग्नल दे देती है, इवन पार्ट दे देता है, और एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी बाई 2 उसका ऑड पार्ट दे देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? फिर अब देखो, अगर हम यूनिट स्टेप सिग्नल ले लें, उसका इवन पार्ट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी बाई 2, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, हाफ, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ से, ut प्लस u ऑफ माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा, बाई 2 करोगे तो पूरा हाफ हो जाएगा, ठीक है। इवन पार्ट कितना आ गया उसका, हाफ, ठीक है। अब ऑड पार्ट निकालने जाओ, सर ऑड ये पार्ट सब निकाल, क्लियर है सर, सिर्फ लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो तो हमने किया क्या, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो बस इसकी वैल्यू यूईसी और यूओसी की वैल्यू यहाँ पे रख दी ना बस। यूटी क्या होगा, यूटी होगा यू इवन प्लस यू ऑड, तो यहाँ पे हाफ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और इसकी वैल्यू आ रही थी हाफ सिग्नल की, तो ये हाफ सिग्नल यहाँ पुट कर दिया, तो यही तो किया है। ओके। ये देखो ना, यूईसी की वैल्यू हाफ है तो हाफ रख दिया, यूओसी की वैल्यू हाफ सिग्नल की है तो हाफ सिग्नल की रख दिया। ओके सर, क्लियर। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन है जिसको हम यूज करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल को का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल भी देखो उसका एरिया क्या होगा जब भी इंटीग्रेट करोगे तो, है ना। जब भी इंटीग्रेट करोगे देखो ये भी कांस्टेंट है ना, तो इंफिनिटी टाइम पे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी ही देगा। एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद इंफिनिटी इज यू गिव इंफिनिटी। ये भी क्या है, लिमिटेडली डिफाइंड फंक्शन है, तो हम इसको इस तरह से निकालते हैं, केवल यूटी का डायरेक्ट नहीं निकालते, यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसको हमने बताया है, ठीक है। अब हाफ सिग्नम टी का तो निकाल लेंगे, हाफ सिग्नम टी का फंक्शन हो जाएगा, सिग्नम टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू रख देंगे, लेकिन हाफ का कितना आएगा, हाफ का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, है ना। इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं
एक और प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। फिलहाल आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू ठीक सर, है, गुड सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? ये कौन है यार जो बीच बीच में तुम लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके घर की बातें करते रहते हो? श्री कृष्ण द्विवेदी। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे ना, हम ब्लॉक कर देंगे उसको, फिर तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ना हम बता दिए कि अगर नहीं पढ़ना है तो आराम से मत पढ़ो, जाओ मौज करो। आईपीएल आ रहा है, जाओ देखो समझो, और करो जो भी काम है, कुछ अच्छा खाओ पियो मौज करो। जबरदस्ती बैठने की जरूरत है नहीं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को म्यूट करके रखो, घर की बातें घर पे करो, ठीक है। क्लास में आए हो तो क्लास में की तरह ही रहोगे, ठीक है। बहुत जरूरी है ना? वरना नहीं करना तो मत करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सपना हम तुम्हारा वो देख के सर। बता। सर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम फंक्शन का सर डायरेक्टली सर थोड़ा सा क्यों नहीं निकाल पा रहे, वो इन्फिनिटी वाला सर थोड़ा केस समझा दीजिए। इसलिए नहीं निकाल पा रहे, हम बता देते हैं। सिग्नम फंक्शन बनाओगे तो कैसे आएगा, क्या आएगा ना, ठीक है। इसका एरिया लोगे तो क्या आएगा, ये एरिया देगा, इसका ये एरिया देगा। ये क्या है, ये फंक्शन में डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है ना, स्केल 1 है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर हम सपोज करो ये 0 से इन्फिनिटी लेना, माइनस इन्फिनिटी भी रहेगा, 0 से इन्फिनिटी लेना, ठीक है। तो अगर 0 से इन्फिनिटी कोई चीज लिमिटेड है तो अनलिमिटेड है, तो माइनस इन्फिनिटी से तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड आएगी। तो 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं इंटीग्रल, ठीक है, एफ टी डी टी, ठीक है। एफ टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, इसको हम रख दो, इसको यहाँ पे रख दो 1 डी टी 0 टू इन्फिनिटी। कितना आएगा इंटीग्रल, टी आएगा 0 टू इन्फिनिटी, तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जो चीज इन्फिनिटी है उसको डिफाइन कैसे करो, ठीक है। अनडिफाइंड अनबाउंडेड है ना ये, समझ रहे हो। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते तो अगेन वही आता, इन्फिनिटी आता, ठीक है। तो वहाँ मॉड लगाते हैं ना यहाँ पे, इसलिए हमने 0 से ले लिया। मॉड लगाते हैं तो अगेन ये 2 टू इन्फिनिटी आ जाता है ना, और कुछ नहीं होता। अगेन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई मतलब नहीं है। तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी है ना, वो 0 से इन्फिनाइट लिमिट नहीं है। अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तो ऑब्वियसली अनबाउंडेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इन्फिनिटी है तो इसलिए उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। अनडिफाइंड चीजों को डिफाइन कैसे करोगे, मतलब जो जिसको काउंट नहीं कर सकते, जो अनमेजरेबल है उसको मेजर कैसे करोगे, इसलिए वो डिफाइन नहीं होता। और ये डिरिचलेट की कंडीशन भी है। फर्स्ट ये बोलते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने की कंडीशन यही है कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ टी डी टी, मतलब ये क्या, ये एरिया ही ले रहे हैं ना एफ टी के अंदर टाइम डोमेन में, दिस शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ये कंडीशन ही है, ठीक है। ये कंडीशन को ये सिग्नम फंक्शन फॉलो नहीं कर रहा, इवन यूटी भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। यूटी भी फॉलो नहीं करता ये कंडीशन, इसीलिए हम उसको डायरेक्ट यूटी में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट यूटी का फॉर्मूला या डायरेक्ट यूटी की प्रॉपर्टी यूज करके नहीं लगा रहे हैं ना। हम ये कर सकते हैं ना कि अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यूटी डी टी यू ई टू द पावर जे ओमेगा टी करके निकालने जाए, जिस हिसाब से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यूटी की वैल्यू क्या होती है, टी ग्रेटर देन 0 पे 1 होती है। तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी 1 करें, यहाँ से निकालोगे तब भी नहीं आएगा वो, है ना, वो इन्फिनिटी आ जाएगा किसी न किसी टर्म में। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं कैसे, किसी और फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करके। मतलब ये ट्रिक्स है, ये इसको निकालने की ट्रिक्स है, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, सिग्नम टी का भी नहीं निकाल सकते। सिग्नम टी का लेकिन हम निकाल लिए कैसे, एक ट्रिक लगा के, एक नया फंक्शन जनरेट करके उसमें लिमिट लगा के। और अगेन यूटी का भी जब हम निकालने जाएंगे तो उसको हम इस तरह निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली निकालने जाओगे तो वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉलो नहीं करता। कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता। ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, उसके बाद भी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब 100% कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी है, सफिशिएंट है, कंपल्सरी नहीं। एक आइडिया देती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके सर, यस सर, क्लियर हो गई। थैंक यू सर।